दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, एंटासिड होते हैं क्या? ऑप्शन देखिए, भस्म, अम्ल, लवण, बफर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एंटासिड भस्म होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, एंटासिड जो हैं वो भस्म यानी बेस होते हैं। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, एंटासिड जो हैं वो क्षार या भस्म होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वा रेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों अम्लराज या एक्वारेजिया जो होता है, इसको नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और दोस्तों आप जान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये मिश्रण करके बनाया जाता है। ये अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सोना और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। तो याद रखिएगा, अम्लराज या एक्वारेजिया, इसको नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अतिसांद्र जो होता है उसका मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, पीएच एक मूल्यांक है जो दर्शाता है क्या? तो सही उत्तर है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। दोस्तों ये एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहलघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है। इसमें एच आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी या 1000 गुना कम हो जाएगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों एक घोल जिसका पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, इसमें H प्लस या H धनायन की सांद्रता जो है वो 1000 गुना कम हो जाएगी। दोस्तों आप देख लीजिए, पीएच में परिवर्तन डेल्टा पीएच इज इक्वल टू pH2 माइनस pH1, यानी 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। और H प्लस आयन की सांद्रता का अनुपात H प्लस, दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/1000 हो जाएगा। तो ये 1000 गुना कम हो जाएगा H आयन की सांद्रता में, या जो पीएच मान है 3 से 6 तक बदलने में। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध जल, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है इसलिए इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, शुद्ध जल और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? ऑप्शन है बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप जानते हैं, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा आपको बताना है। 7, 1, 5 या 6.5। तो सही उत्तर दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं कि वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारीय होता है, यानी और जो विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो क्या होता है, वो अम्लीय होता है। तो याद रखिए, वह विलियन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच मान वाले विलियन क्षारीय होते हैं। तो वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारीय होगा, इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाल लिटमस को नीला करने वाला विलियन जो है क्षारीय होता है और उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। तो आप जान लीजिए, ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम हो, तो यहाँ पर 6 है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। H2CO3, HNO3, H2SO4 या HCl। तो सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। दोस्तों रसायन उद्योग में आप जान लीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल या जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है और प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। HCl, HNO3, H2SO4 या H2CO3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है H2SO4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन में H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये कैसे, तो आप जान लीजिए कि जो वातावरणीय प्रदूषण होता है उसमें औद्योगिक जो निस्सरित होते हैं यानी निकलने वाली विभिन्न गैसें होती हैं, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा लगभग 70% होती है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के घटक कौन से हैं। HNO3, H2SO4, CO2, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ये अम्ल वर्षा के घटक हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो आप जान लीजिए, अम्ल वर्षा में मूलतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित होता है। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड मिल रहा है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या फिर प्रकाश अपघटन होता है। तो सही उत्तर है जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट या CuSO4, इसको नीला थोथा का जलीय घोल कहते हैं। इसका जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है, यानी CuSO4 + 2H2O, CuOH का ट्वाइस प्लस H2SO4 हो जाएगा। दोस्तों कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है, चूँकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है इसलिए विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट अधिक अम्लीय और कमजोर क्षार का यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। ऑप्शन है AlCl3, BF3, NH3 या FeCl3। तो सही उत्तर है NH3। दोस्तों आप जान लीजिए, अमोनिया जो है एक लुईस क्षार है और शेष सभी लुईस अम्ल कहे जाते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। बिल्कुल सही है। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को डाइल्यूट करने के लिए या तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है
इससे ऊष्मा और वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो आप जान लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों, चूने का पानी या लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनुजली विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? ऑक्सीकारक, क्षारीय, अम्लीय या फिर अपचायक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर सोडा वाटर एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपर्युक्त सभी? तो आप जान लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र देती है। ये अज्ञात गैस कौन सी है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर है अमोनिया, ऑप्शन सी। कैसे? तो आप जान लीजिए, अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है और अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूम्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। वॉशिंग पाउडर जो है ये दोस्तों, वॉशिंग पाउडर ये सोडियम कार्बोनेट होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो 3 1 2 4 मिलान करते हैं। 3 1 2 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सही नहीं है। और वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है। और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, न कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, कैल्शियम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या होता है? तो सही उत्तर है नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। CuSO4 × 5H2O ये नीला थोथा कहलाता है। नीला थोथा या विट्रॉल रासायनिक रूप से क्या है? तो सही उत्तर है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो उत्तर है आपका कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, पानी की टंकी में जो फंगी होती है उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फसलों की सुरक्षा के लिए भी कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो आप जान लीजिए, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है और हाइपो जो है ये सोडियम थायोसल्फेट का जो है विलयन होता है। तो 4 1 2 3 मिलान करते हैं। 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट और हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट होता है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। नीला थोथा तो ये कॉपर सल्फेट होता है। एप्सम साल्ट, दोस्तों एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, यहाँ पर मिला लीजिए। इसके अलावा बेकिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिलान है। तो 4 3 1 2 मिलान करते हैं, 4 3 1 2, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाने का सोडा क्या है या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 इसका फार्मूला है और ये एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। अगला प्रश्न पुनः यही पूछा गया है कि बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा क्या है? तो NaHCO3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये बेकिंग सोडा है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बता दीजिए। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धोने के सोडे के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो याद रखिएगा धोने का सोडा ये सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तीसरा है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो इसमें आप बताइए कौन सा सही है? 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो आप जान लीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र में होता है और अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, इसलिए सही कथन 2 और 3 होंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 का 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, इसके लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और क्वार्ट्ज जो है ये सोडियम सिलिकेट है। 3 4 1 2, देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसके, आपको बताना है। तो सही उत्तर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा घड़ी में जो प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं यानी SiO2। क्वार्ट्ज में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, आपको बताना है कि कौन सा साल्ट जो है वो सागर में अधिक पाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। समुद्री जल में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है और समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। अगला प्रश्न है खाने का नमक या NaCl किससे बनता है, आपको बताना है। तो खाने का नमक जो है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से बनता है। तो सही उत्तर मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो कौन सा उत्तर? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, देखिए समुद्री नमक, सेंधा नमक या संसाधित साधारण नमक। तो इसका क्लियर उत्तर इसलिए नहीं होगा क्योंकि
ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इन सभी साल्ट्स को खाद्य नमक के रूप में प्रतिदिन उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतर पर देखें तो समुद्री नमक यानी सी साल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक यानी डाइनिंग टेबल साल्ट के रूप में प्रयोग किया जाना इसलिए असुविधाजनक होता है क्योंकि इसके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प बी आपका यानी समुद्री नमक जो है, इसे प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये उत्तर सही हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयोडीन कृत जो नमक होता है उसमें रहता है क्या? तो सही उत्तर है आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI की संरचना और भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। पहला है कि NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। सभी क्षारीय धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही। और बेरियम तथा स्ट्रांसियम की प्रकृति मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत है। दोस्तों, बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते। ये आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं और इस समूह के तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। ऑप्शन है जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो सही उत्तर जल में अधिक विलेय होता है। दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl CaOCl2 होता है। ये एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है और इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। ये एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। ये जल में विलेय होता है लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं करता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया जो होती है CaOCl2 प्लस HCl, ये CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो उत्तर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उपस्थित होता है ब्लीचिंग पाउडर में। अगला प्रश्न है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले किसके बनते हैं? तो दोस्तों, जब इनो साल्ट को जल में डाला जाता है तो जो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र से शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है और विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित या डेवलप करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जान लीजिए कि ये जो पदार्थ है ये है आपका सोडियम थायोसल्फेट। दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट जो है एक रंगहीन क्रिस्टलीय द्रव है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में एंटीक्लोर के रूप में होता है। एंटीक्लोर वो तत्व होते हैं जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो सही उत्तर सोडियम थायोसल्फेट। ये रसायन फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है।
अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? तो ये सोडियम थायोसल्फेट का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड उपयोगी है। और फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उत्तर है फोटोग्राफी की प्लेट पर जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए दोस्तों जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या निकिल ऑक्साइड? तो सही उत्तर है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए। दोस्तों गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न और अम्ल, क्षार तथा लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज के वीडियो का ये जो अंतिम प्रश्न है कि आयनीय यौगिकों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो ये आपका सही नहीं, केवल और केवल एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन और ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। ये इसलिए एल्कोहल में अविलेय होते हैं जैसे NaCl, KCl। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिकों को मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान के अंतर्गत अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको बेधड़क जो है और बेझिझक सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।